दोस्तों हम आज कॉस्टिंग का मॉक टेस्ट पेपर 2 देखने जा रहे हैं नवंबर 23 के लिए। और हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। MTP 1 कॉस्टिंग का मॉक टेस्ट पेपर ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है और अब हम ये देखने जा रहे हैं कॉस्टिंग का मॉक टेस्ट पेपर 2 जो अक्टूबर में रिलीज हुआ था ICI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आप जानते हैं कंपलसरी है, बाकी 4 क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हैं ABC। क्वेश्चन मतलब इच पार्ट 5 मार्क्स का है और जो इसका फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं इस पर, ये पार्ट जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का है। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में जो मेन क्वेश्चन आता है वो जॉइंट कॉस्ट के अपॉर्चनमेंट के लिए आता है। जॉइंट कॉस्ट के अपॉर्चनमेंट के ICI मॉड्यूल में काफ़ी सारे मेथड हैं, जैसे एक मेथड है रिवर्स कॉस्ट मेथड। और ये कैसे पहचान होगी रिवर्स कॉस्ट मेथड लगेगा या कौन सा मेथड लगेगा, वो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आइदर वन होगा कि आपको ये मेथड से सॉल्व करना है, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाई देन उस कॉन्सेप्ट। ठीक, तो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और उसका ए पार्ट, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस आर्टिकल ए ऑल्सो प्रोड्यूसेस बाई प्रोडक्ट बी। ए मेन प्रोडक्ट है और ये बाई प्रोडक्ट। फर्दर प्रोसेस इनटू फिनिश गुड्स, द जॉइंट कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज एज फॉलो। ये आपकी जॉइंट कॉस्ट है जिसको आपको ए और बी में बांटना होगा, पोर्शन करना होगा। के बाद सब्सिक्वेंट कॉस्ट दी है। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये ए जो मेन प्रोडक्ट है उसकी FPC है, ये बी की है, इसको अपोर्शन करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको पता है ए के लिए कॉस्ट इतनी है और बी के लिए कॉस्ट कितनी, ये हमें मालूम है। बी के लिए इतनी है, इसको अपोर्शन नहीं किया जाएगा। ये इनकी सेलिंग प्राइस या सेल्स वैल्यू दी हुई है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है ऑन सेलिंग प्राइस इज 25% एंड 20% ऑन बी। जब भी आपको सेलिंग प्राइस की रेस्पेक्ट में प्रॉफिट की परसेंटेज दी हो नेट प्रॉफिट, आप हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जॉइंट कॉस्ट को बांटने के लिए रिवर्स कॉस्ट मेथड यूज करेंगे हमेशा। तो आप इसको क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, सॉल्यूशन है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस लिखिएगा ए और बी का, ए का और बी का जो क्वेश्चन में गिवन है, और इसमें से नेट प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है 25% और 20%, वो निकाल दीजिएगा। 60,000 का 25% 4,000 होगा और 8,000 का 20% 1,600 होगा। बैलेंस जो आ जाएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, ये 12,000 आ गया और ये 6,400। क्वेश्चन में लिखा है एज्यूम दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स प्राइस। इस क्वेश्चन में जो मेन बात है वो ये कि सेलिंग एक्सपेंस है वो कैसे निकालने और उनको कैसे अपोर्शन। इन्होंने बोला है सेल्स प्राइस की रेशियो में अपोर्शन करना है और सेल्स प्राइस की रेशियो है 6:2, यानी कि ये रेशियो में अपोर्शन करना है जो भी आएगा। और शो हाउ वुड अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर, और साथ में एक स्टेटमेंट भी बनानी है जिसमें ए और बी की कॉस्ट निकालनी। तो सबसे पहले तो हमें जब तक सेल्स एक्सपेंस नहीं पता होगा हम इस वाली स्टेटमेंट को आगे नहीं चला पाएंगे। तो हम सेल्स एक्सपेंस निकाल लेते हैं कैसे। दोनों की जो आपको कॉस्ट दी है 12,000 और कॉस्ट आ गई आपकी 12,000 और 6,400। नेट प्रॉफिट माइनस हो चुका है। अगर इन दोनों को टोटल करें तो ये 18,400 आएगा दोनों का टोटल। इसमें से टोटल जॉइंट कॉस्ट माइनस करते हैं, टोटल जॉइंट कॉस्ट 10,000। ये हमको अलग अलग नहीं पता सेपरेटली, बट जॉइंट तो पता है ना, और ये हमको सेपरेटली पता है 5,000 ये भी माइनस कर दे। तो अगर हमने इसमें से जॉइंट कॉस्ट भी माइनस कर दी, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट भी माइनस कर दी, और अभी भी कॉस्ट 400 रुपये बच रही है, तो ये 400 रुपये जो बैलेंस बचा है ये 400 ना, ये आपका सेल्स एक्सपेंस। और इस 400 को आपको अपोर्शन करना होगा 16:8 यानी कि सेलिंग प्राइस की रेशियो में। तो यहाँ पर आप पहले सेल्स एक्सपेंस माइनस करिएगा जो कि 400 है, और ये 400 कैसे निकाला इसको वर्किंग नोट में दिखाइए।
और फिर सेल्स एक्सपेंस माइनस करिएगा और 16:8 यानी कि 2:1 की रेशो में, और 400 को 2:1 की रेशो में बांटेंगे तो 7 और 133 आएगा, इसे बांट दीजिएगा। इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस करिए 5000 और 3000, जो बचेगा वो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट होगा। आप एक काम करिए, सॉल्यूशन में भी देख ही लीजिए, आ जाइए। सॉल्यूशन भी दिखा दे, क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये सॉल्यूशन एक सेल्स एक्सपेंस का पॉइंट था वो मैंने आपको बताया। आइए हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं एक बार, आप देखिएगा ध्यान से, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये सेलिंग प्राइस है, क्वेश्चन में गिवन था 25% दिया है, ये परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। ये जो सेलिंग एक्सपेंस निकाला है 400, ये आपको वर्किंग नोट में निकालना होगा। टोटल सेल ले लीजिएगा दोनों को ऐड करके, ए और बी को, तो 24,000 आएगी। टोटल जॉइंट कॉस्ट ले लीजिएगा, टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ले लीजिएगा, और टोटल ये प्रॉफिट भी माइनस कर लीजिएगा जो कि 56। ये तीन चीजें माइनस करने के बाद भी बैलेंस बच रहा है, तो वो बैलेंस कॉस्ट सेल्स एक्सपेंस का है। और फिर वो जो सेल्स एक्सपेंस है, जैसे मैंने भी बताया था आपको, सेल्स की रेशो में, सेल्स वैल्यू की रेशो उसमें बांट दी, और अब आंसर आ जाएगा आपका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। ये आपके सामने 6733 और 3267। हमने रिकॉग्नाइज कैसे करना है, कौन सा मेथड लगेगा? अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है, रिवर्स कॉस्ट मेथड लगेगा। ऑल दो बताया ही नहीं कौन सा मेथड लगाना है, बट कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपके पास शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट भी है, अलग अलग है, और सब्सिक्वेंट कॉस्ट यानी कि फर्दर प्रोसेस कॉस्ट भी आपके पास सेपरेटली है, और सेलिंग एक्सपेंस को भी आप सेपरेटली कर चुके हो। इनको ज्वाइन मतलब इनको ऐड कर देना। देखिए जॉइंट कॉस्ट, तो क्या किया है, जॉइंट कॉस्ट में से मटेरियल और ये सब भी अलग अलग कर दिया है। तो 6367 जॉइंट 6733, देखिए ने जो बनाया है ना वो अलग तरीके से बनाया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए और बी। इसने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को भी, जॉइंट कॉस्ट को और सब्सिक्वेंट कॉस्ट को अलग अलग दिखाया है। कि अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो मटेरियल भी अलग अलग है। कह रहा है हाउ वुड यू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए एंड बी। तो हम ए और बी की अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ये वाली, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में अलग अलग गिवन थी। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो ये 673 आएगा ये वाला, और ये 3267 इन सब का टोटल आएगा। इसको इसने बांट लिया ए और बी में, ए और बी में बांट दिया, ठीक है ना। और फिर ए का ए में ये जोड़ दिया इसने, यहाँ पर बी को बी में ऐड कर दिया और टोटल दिखा दिया, ठीक है ना। तो 6733 को मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में आप अपोर्शन कर लीजिएगा। और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कैसे अपोर्शन करेंगे वो भी सुन। जैसे 5000, 3000, 2000 है तो 5:3 में है, तो 5:3 में इसको 6733 को 6733 है ना, तो इसको अगर हम 5/10 करें तो 1/2 हो जाएगा। उसे डिवाइड करेंगे 3, 6 और 6.5 आएगा, तो उसको उन्होंने, ये जो इन्होंने यहाँ पे अपोर्शन किया है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ और दूसरे कलर के पेन से आपको, ये टोटल है 6733 और ये टोटल है 3267। ये जो इन्होंने अपोर्शन किया है ना, ये जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दिया था उसकी रेशो में अपोर्शन, ऐसा कोई करके दिखाने की जरूरत नहीं, बट उन्होंने दिखाया है, उसको मैंने समझा दिया। आप इसमें बस ये ऐड करते, ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, बी की बी में ऐड करते, आंसर आ जाता। आंसर इतना, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर बी पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट का ये जो बी पार्ट है,
ये जो मुझे दिखाई दे रहा है बी पार्ट इसका, ये कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, और पिछले कुछ वर्षों में जो मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन आए वो ट्रिकी आए। तो अगर आपको ये मेरी सजेशन है, बाकी देखिए हर इंडिविजुअल इस अकॉर्डिंग कैसी उसकी प्लानिंग है उसके हिसाब से काम करता है, बट अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ABCD में मार्जिनल का क्वेश्चन दिखाई दे जाए और आप पहले 15 मिनट में आइडिया लगा लेते हैं ट्रिकी है, तो बेटा उस ट्रिक में मत फंसिए, मतलब उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, या तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस छोड़ दीजिएगा, या क्वेश्चन नंबर 1 ना करके जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो कभी भी डायरेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस मत करना, छोटे छोटे क्वेश्चन करना। मगर छोटे छोटे क्वेश्चंस करने का मकसद ये नहीं है कि हम आपको ये समझा रहे हैं कि क्वेश्चन 1 का A कर लिया, 2 का B कर लिया, 3 का C। इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सही होने के बावजूद आपको कम नंबर, कम मार्किंग जाएगी, ऐसा मत करिए। ठीक है ना, तो अपने हिसाब से आप क्वेश्चंस करिए, सभी का अपना अपना तरीका है। और देखिए अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ट्रिकी इसलिए है कि आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो ट्रिकी बन ही जाएगा, ढंग से पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो मैं इसकी जांच पड़ताल कर लेता हूँ, सॉल्यूशन तो बेटा दिया हुआ ही है। ठीक है ना, ये T Limited produces and sells 95,000 unit of X in a year, 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी, 95,000 95,000 यूनिट 80% कैपेसिटी पर बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस है 8 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 75, 8 रुपीज़ का 75 आएगा 6 रुपये पर यूनिट, 6 रुपये पर यूनिट। अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन 2 रुपये पर यूनिट, 8 माइनस 6, फिक्स कॉस्ट 3.5 लाख रुपए है हमारी, और हमारी सारी चिंता फिक्स कॉस्ट को लेकर होती है यार ये रिकवर हो जाए कैसे भी कर। कंपनी इज कंटिन्यूसली इनकरिंग लॉसेज एंड मैनेजमेंट प्लान्स टू शट डाउन द प्लांट। कंपनी रेगुलरली लॉस इनकर कर रही है, तो कंपनी सोच रही है फैक्ट्री को बंद कर दे। कह रहे हैं अगर फैक्ट्री बंद कर देते हैं फिक्स कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस्ड टू ₹1,30,000, कॉस्ट कम होके 130 हो जाएगी। अभी कॉस्ट आपकी 3.5 लाख है और वो गिरकर 1,30,000 हो जाएगी, यानी कि जो आपकी सेविंग इन फिक्स कॉस्ट होगी अगर आप प्लांट बंद कर देते हैं तो वो 2,20,000 की होगी। मैं कैसे कह सकता हूँ, अभी प्लांट चलाने की फिक्स कॉस्ट 3.5 लाख है, प्लांट नहीं चलाएंगे तो भी आपको 1,30,000 रुपए तो खर्च करना ही पड़ेगा फिक्स कॉस्ट के नाम पर। इसके अलावा प्लांट को शट डाउन करने की जो एडिशनल कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट वो भी 15,000 है, यानी कि इसका मतलब है प्लांट चलाएंगे तो 3.5 लाख की फिक्स कॉस्ट है, और अगर शट डाउन कर देंगे तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी 1,30,000 तो आएगी, और 15,000 एडिशनल खर्च होंगे, यानी कि आपका 1,45,000 रुपीज का खर्चा आएगा ही आएगा, प्लांट अगर बंद भी कर दें तो भी। अभी 3.5 लाख आ रही है, प्लांट बंद कर दें तो 1,45,000 का आपका खर्च आएगा। यहाँ लिखा है कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस्ड, कम होके इतनी हो जाएगी, इतनी कम नहीं होगी। बाय टू बी रिड्यूस, बाय नहीं लिखा है, टू रिड्यूस टू लिखा है, कम होके इतनी हो जाएगी ₹2, 1,30,000। इसका मतलब यह है कि अगर हम प्लांट चलने दें तो खर्चा 3.5 लाख है, प्लांट बंद कर दें तो खर्चा 1,45,000 है, यानी कि हमारी बचत जो है अगर हम प्लांट बंद कर दें तो 2,05,000 रुपए की बचत। देखते हैं आगे क्या कहता है। कह रहे हैं क्या प्लांट बंद कर दें, तो हम देख लेंगे ना भाई, प्लांट कम बंद ना, देखिए लॉस तो हो ही रहा है, फायदा होने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्वेश्चन में क्या लॉस हो रहा है। तो हम देख लेते हैं प्लांट बंद कर दें तो कितना लॉस होगा, प्लांट चलता रहने दें तो कितना लॉस होगा। अगर प्लांट चलने पर लॉस कम हो रहा है तो प्लांट चलने रहने देना चाहिए, और अगर प्लांट बंद करने पर लॉस हो तो रहा है बट कंपैरेटिवली कम लॉस हो रहा है तो हमें प्लांट बंद कर देना चाहिए। देखिए अब प्लांट अगर चलेगा तो हमें सेल भी होगी और 95,000 यूनिट्स हमारे बिकेंगे। प्लांट अगर चलता है तो हमारे 95,000 यूनिट बिकेंगे, और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 8 है, वेरिएबल कॉस्ट 6 है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन 2 रुपए, यानी कि हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन 1,90,000 रुपए का प्लांट चलने पर, और फिक्स कॉस्ट है हमारी 3.5 लाख रुपए की। सीधा सीधा देखा जाए तो हमारा लॉस
1,60,000 रुपए का लॉस है अगर हम प्लांट चलने दें तो। और अगर हम प्लांट बंद कर दें तो हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन नील रहेगा, क्योंकि जब ना माल बनेगा ना बिकेगा। बट फिक्स कॉस्ट तब भी 1,45,000 की आएगी। उस केस में हमारा लॉस 1,45,000 होगा। तो सिचुएशन आपके सामने है कि 1,60,000 का लॉस बेटर ही है 145 का। तो हम यही कहेंगे प्लांट बंद करने से हमारा लॉस जो अभी 160 का लॉस हो रहा है वो 145 का हो जाएगा, यानी कि 15,000 रुपए लॉस हमारा कम हो जाएगा कंपैरेटिवली, इसलिए हमको प्लांट बंद कर देना चाहिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, मगर हम चीजों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जिसके कारण से हमें ये रहता है कि जो कॉन्सेप्ट सीखा है ना हमने वैसे ही क्वेश्चन आना चाहिए, जिसकी वजह से हम हमेशा ट्रैप रहते हैं, हम सब्जेक्ट के सीखने पे ध्यान नहीं। तो शटडाउन पॉइंट कुछ भी नहीं था, बस ये देखना था कि बंद करें या ना करें। दूसरा कह रहा है शटडाउन पॉइंट इन यूनिट्स बताओ। देखिए पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग में कई चीजें पूछी जाती हैं आपसे, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, टोटल सेल्स। जब भी कभी वो आंसर यूनिट्स में पूछा जाए, मैं नहीं जानता हूं बेटा आपने किस टीचर से पढ़ा है, जिससे भी पढ़ा होगा उन्होंने बेहतरीन आपको पढ़ाया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। मगर जब भी कोई आंसर यूनिट्स में पूछा जाए, आप जानते हैं नहीं जानते हैं मैं नहीं जानता, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से बताया होगा, क्योंकि हमारे सारे जितने दोस्त टीचर हैं वो सब अच्छा पढ़ाते हैं। और जब भी आंसर यूनिट्स में निकालना हो आपको, चाहे टोटल सेल्स निकालनी हो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल निकालना हो, और इस क्वेश्चन में शट डाउन पॉइंट निकालना है और यूनिट्स में निकालना है, यानी कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे नीचे अगर सेल चली जाए तो हमें बिजनेस को, यहाँ पे प्लांट को बंद कर देना चाहिए। तो वो तो जैसे भी निकालेंगे, मगर इतनी बात बता दूं, जब भी आपको आंसर यूनिट्स में निकालना हो तो हमें हमेशा आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करें। इसे क्वेश्चन उठता है किस चीज को, तो यहाँ पर शटडाउन पॉइंट में फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बट आपने ये पढ़ा है, मैंने भी यही पढ़ाया है बच्चों को, कॉन्सेप्ट के ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं। बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि शटडाउन पॉइंट को निकालने के लिए, तो क्या हम लोगों ने तब गलत बताया या अब? बेटा ना तब गलत बताया है ना अब, बस थोड़ा सा समझना है इसको। यहाँ पर जो आपको फिक्स कॉस्ट लेनी है ना, यहाँ पर वो आपको फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट फिक्स कॉस्ट ले, मतलब अगर आप शटडाउन कर दो तो कितनी फिक्स कॉस्ट आपकी बच सकती है। शटडाउन नहीं करते हो तो आपकी फिक्स कॉस्ट 3.5 लाख है, शटडाउन करने पर भी आपकी फिक्स कॉस्ट 1,45,000 आ जाएगी, यानी कि 2,05,000 आपकी रेलिवेंट कॉस्ट है। मतलब डिसीजन लेने से जो कॉस्ट का अमाउंट अफेक्ट हो रहा है वो 2,05,000 है। मतलब अगर शटडाउन कर देते हैं तो भी आपका 145 की फिक्स कॉस्ट आएगी, और प्लांट अगर चालू रखते हैं, शटडाउन नहीं करते, बंद नहीं करते, तो 3.5 लाख आएगी। इसका मतलब यह है कि 2,05,000 आपकी रेलिवेंट कॉस्ट है, और अगर 2,05,000 को आप कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दें पर यूनिट, जो कि 8 - 6 2 1,02,500 आ जाएगा आंसर। यह है शटडाउन पॉइंट। इसका मतलब यह है कि अगर 1,02,500 यूनिट से कम अगर आप बेचते हैं तो आपको प्लांट शटडाउन कर देना चाहिए। इस समय आप 95,000 यूनिट बेच रहे हैं, इसीलिए आपका इस समय आप देख लीजिए आप 95,000 यूनिट बेच रहे हैं, और जबकि शटडाउन पॉइंट आपका 1,02,500 है। तो क्योंकि 1,02,500 से आप कम बेच रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप शटडाउन कर देना, ठीक है ना। अच्छा अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लेता ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो बेटा यहाँ पे रेलिवेंट फिक्स कॉस्ट नहीं लेते, फिर हम टोटल फिक्स कॉस्ट लेते अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है 3.5 लाख, डिवाइड बाई 2, 1,25,000 यूनिट। 1,25,000 यूनिट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, और 1,02,500 हमारा शटडाउन पॉइंट है, यानी कि 1,02,500 से ऊपर है अगर हमारी सेल तो हम शटडाउन नहीं करेंगे। 1,02,500 से अगर नीचे सेल चली जाएगी हमारी, है ना, तो हम शटडाउन करेंगे। और क्वेश्चन भी यही हुआ कि 95,000 हमारी सेल थी, इसलिए हमें शटडाउन कर देना। ऑल्सो इन परसेंटेज कैपेसिटी लेवल ऑफ प्रोडक्शन बताओ। कह रहे परसेंटेज कैपेसिटी में आप अपना प्रोडक्शन लेवल बताओ, ठीक है वो भी बता देते हैं। अभी हम 95,000 यूनिट बना रहे हैं 80% कैपेसिटी पर,
अगर हम 95,000 को 80% से डिवाइड कर दें तो मैं यहाँ आंसर से दिखाना चाहूंगा आपको। 95,000 को अगर 80% से डिवाइड कर दें तो हमारा टोटल प्रोडक्शन इतना आएगा 1,18,750। और शटडाउन पॉइंट का जो प्रोडक्शन लेवल अभी मैंने बताया 1,02,500, यानी कि 1,18,750 यूनिट हम टोटल बना सकते हैं 100% कैपेसिटी। और हमें कम से कम इतने यूनिट बनानी चाहिए, यानी कि हमें अपनी कैपेसिटी का इतने परसेंट यूज करना चाहिए, जबकि हम यूज मात्र कितने परसेंट कर रहे हैं, 80%। 6% कैपेसिटी हम कम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको शट डाउन कर दे। 1,02,500 हमें यूनिट बनाने चाहिए, बना हम 95,000 रहे, यानी कि 7,500 नीचे चल रहे हैं हम, इसलिए हमको शट डाउन कर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं, ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है आपके, फर्स्ट चैप्टर मटेरियल जिसको आप बोलते हैं, और एक बार देख लेते हैं फिर भी हम। क्वेश्चन है आपके सामने है क्वेश्चन। P Limited produces annually 60,000 unit of material racks costing 10,000 per unit. Other relevant information are, ये O दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, उसके बाद कैरिंग कॉस्ट 15% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, ओके। रीऑर्डर पीरियड दिया है, सेफ्टी स्टॉक दिया है, कंपनी ऑपरेट 300 डेज इन अ ईयर। आपसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैं सीधा आपको पढ़ा रहा हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन C। A का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, O कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, C कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। A बेटा 60,000 है, ये 800 है, और कैरिंग कॉस्ट हमेशा परचेज प्राइस की रेस्पेक्ट में आता है, 1.5 है, आंसर 8,000। दूसरा उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रीऑर्डर लेवल बताइए। आपने हमेशा रीऑर्डर लेवल के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम पढ़ा है, बट आप मेरी मैराथन देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है, यहाँ पे समय नहीं है। यहाँ पर रीऑर्डर लेवल निकालने का हम ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाएंगे, और सब बच्चे जानते हैं नॉर्मल कंजम्पशन इनटू में नॉर्मल लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल भी होता है। मैं एक बार फिर भी आपके मन की तसल्ली के लिए बता देता हूँ, ये मैं ग्राफिकल तरीके से समझा रहा हूँ। ये हमारा रीऑर्डर लेवल है, और हमारा जितने दिन में भी ऑर्डर आएगा उसके बाद जो हमारे पास स्टॉक बचता है उसको हम सेफ्टी स्टॉक लेवल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो कंजम्पशन होता है उसे हम नॉर्मल कंजम्पशन इनटू में नॉर्मल लीड टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको हम कहते हैं नॉर्मल कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। हमारी कंजम्पशन 60,000 यूनिट की है पूरे वर्ष में, और पूरे वर्ष में दिन है 3, और रीऑर्डर पीरियड हमारा 10 दिन है, मतलब सप्लायर को अगर हम आज ऑर्डर दें तो 10 दिन वो रॉ मटेरियल भेजने में लेता है। अगर हम 300 से 60,000 को डिवाइड कर दें तो ये आएगा 200, और 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2000। इसका मतलब ये है कि जिस दिन हम सप्लायर को ऑर्डर देंगे जो कि रीऑर्डर लेवल है, और जब तक रॉ मटेरियल आएगा 10 दिन में हमारे 2000 यूनिट कंज्यूम हो जाएंगे, और 2000 यूनिट कंज्यूम होने के बाद भी हमारे पास सेफ्टी स्टॉक लेवल 600 यूनिट का बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय हम सप्लायर को ऑर्डर दें उस समय हमारे स्टोर रूम में 2600 यूनिट होने चाहिए, क्योंकि 2600 यूनिट अगर हमारे स्टोर तो हम आराम से, ठीक है ना, अपने बेंचमार्क को पूरा कर सकते। तो ये जो कैलकुलेशन है ये क्या समझाना चाह रही है आपको कैलकुलेशन, इसे हम कह सकते हैं नॉर्मल कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। बेटा यहाँ पे मेरे पास कॉन्सेप्ट पढ़ाने का टाइम नहीं, मैंने मैराथन में डाला हुआ है, किसी को लिंक चाहिए होगा तो लिंक मिल जाएगा मैराथन। दूसरा और क्या बताना है जी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम का होता है रीऑर्डर लेवल जो कि हम निकाल चुके, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू में मिनिमम लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपका है 8,000 और 600, 8600। और क्वेश्चन में आप चेक करिएगा कहीं पर भी मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, इन दोनों को प्लस करो, ठीक है ना, रीऑर्डर लेवल प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू में मिनिमम लीड टाइम, है ना, ये होता है फॉर्मूला, उसका बोलते हैं आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने।
इन्होंने जो मैक्सिमम स्टॉक का तरीका दिया है, मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम क्वेश्चन में नहीं, एब्सेंट है। तो इन्होंने ये तरीका नहीं लगाया, इसको भी मुझे ग्राफ से समझाना पड़ेगा। और इन्होंने कोई गलत नहीं किया है, ठीक किया है। ये रीऑर्डर लेवल है इनका, जो कि 2600 है। अभी 10 दिन लेता है सप्लायर रॉ मटेरियल भेजने में। 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में रॉ मटेरियल आ जाता है। और रॉ मटेरियल आने के बाद भी हमारे पास 600 यूनिट बचते हैं। और जो रॉ मटेरियल आता है वो 8000 यूनिट आते हैं हमारे पास। इसका मतलब ये है कि जैसे ही यहाँ पर रॉ मटेरियल इस पॉइंट को टच करता है, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को टच करता है, दोबारा से हमारा स्टॉक बढ़ जाता है। 600 पहले से था, 8000 और आता है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल हो जाता है 8600। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब भी स्टॉक बढ़ेगा तो 8600 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम नहीं है, इसलिए ऐसे बताया गया। हाँ, अगर क्वेश्चन में मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम होता तो आप लिखते ROL प्लस ROQ, यानी कि रीऑर्डर क्वांटिटी, इसको आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, और मिनिमम कंजम्पशन इनटू में मिनिमम लीड टाइम, ऐसे कर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। अगर आ गई है तो एक बार बताइएगा कि हाँ जी आ गई है बात समझ में, एक बार बता दीजिए, है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का भी तरीका सुन लीजिए। और ये तरीका वो बच्चे जान के बहुत खुश होंगे जिनको मैंने हमेशा क्लास में ये तरीका समझाया है। कृपया करके किसी को ये मटेरियल के कॉन्सेप्ट को देखना है तो मेरी मैराथन देखिए, उसमें सब कुछ है। और मैंने हमेशा बच्चों को बताया कि जो मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2 होता है, ये फॉर्मूला टेक्निकली गलत है। और सही फॉर्मूला यही है जो आईसीआई ने इस बार यहाँ पे दिया है। ये बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मूला है। और एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का, एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है? एवरेज स्टॉक का मतलब होता है वो मटेरियल जो हमेशा स्टोर में नॉर्मली बना रहे। अब जैसे आपके सामने ही 8600 मैंने दिखाया मैक्सिमम लेवल, होगा क्या? होगा ये कि बेटा रॉ मटेरियल धीरे धीरे कंजम्पशन होने लगेगा, और जैसे ही 2600 के सामने आप पहुंचोगे, आप अपने सप्लायर को दोबारा ऑर्डर भेज दोगे कि भाई हमको रॉ मटेरियल भेज दो 8000 यूनिट, वो हमारा EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। और धीरे 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 कंजम्पशन होता हुआ जैसे ही इस पॉइंट को टच करेगा, क्योंकि ये हमारा आइडियल लेवल है, सेफ्टी स्टॉक लेवल है बिफोर रिसीविंग ऑर्डर, और नया ऑर्डर आ जाएगा, फिर से 8600 पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यह है कि स्टोर रूम में ये वाली जो क्वांटिटी ये तो हमेशा बनी रहती है, ये तो आपका स्टॉक है ही स्टोर रूम में, और ये जो वाली जो क्वांटिटी है इसका एवरेज बना रहता है। अब वो एवरेज पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, वो 30% हो सकता है, 40। और आप जानते हैं कि नॉर्मली पूरे कॉस्टिंग में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, हमेशा ग्लोबली एक्सेप्टेड अजम्पशन है कि एवरेज स्टॉक का मतलब हाफ ऑफ EOQ होता है। इसीलिए कैरिंग कॉस्ट निकालते समय भी हाफ ऑफ EOQ इनटू में C लेते, तो हाफ ऑफ EOQ हो जाएगा। ये तो आपका एवरेज स्टॉक है ही, और साथ में जो सेफ्टी स्टॉक स्टोर रूम में रखा हुआ है वो भी स्टोर रूम में, तो 8000 का हाफ 4000 और 600 सेफ्टी स्टॉक लेवल, इसलिए आपका एवरेज स्टॉक लेवल 4600। ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन लेबर टर्नओवर का है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर फोर्स बताना है कंपनी का 31 मार्च 2023। और इन्होंने कैलकुलेट किया है फ्लक्स मेथड, रिप्लेस मेथड, सेपरेशन मेथड। और क्वेश्चन में आपको सेपरेटेड एम्प्लॉय भी दी है। सेपरेटेड सेपरेशन मेथड में आप क्या करते हैं? सेपरेशन मेथड में जब लेबर टर्नओवर निकालते हैं आप, तो नंबर ऑफ सेपरेटेड एम्प्लॉय लेते हैं और अपॉन में एवरेज नंबर लेते हैं एम्प्लॉयज का, इनटू में 100। सेपरेशन मेथड से आपको दिया हुआ है 5%, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। नंबर सेपरेटेड एम्प्लॉय 40, एवरेज नंबर नहीं पता एम्प्लॉयज के, इनटू में 100। एवरेज नंबर को दूसरी तरफ ले जाओ, 5 को इधर ले आओ, तो एवरेज नंबर आ गए आपके 800। ये आंसर आ गया 800। उसके बाद रिप्लेस एम्प्लॉय बताना है। रिप्लेस एम्प्लॉय के लिए वाली परसेंटेज यूज करना। अब कैसे करोगे रिप्लेस के लिए? रिप्लेस मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड इनटू में रिप्लेस इज इक्वल टू रिप्लेस एम्प्लॉय
अब अपॉन में जो एवरेज एम्प्लॉय थे वो अब आपके पास हैं 800, वो लिख लेना, इंटू 100 लिख लेना। रिप्लेस की जगह रिप्लेसमेंट की परसेंटेज लिख, रिप्लेस एम्प्लॉय आ जाएंगे। इसी तरीके से न्यू एक्सेशन का मतलब न्यू रिक्रूटमेंट होता है, और न्यू रिक्रूटमेंट के साथ रिप्लेस जोड़ दें तो उसको फ्लक्स मेथड कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए मेरे साथ, आंसर में दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने सेपरेशन मेथड लगाकर लेबर टर्नओवर का 800 एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकाल दी। उसके बाद रिप्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेस एम्प्लॉय अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू 100 वो करके इन्होंने नंबर ऑफ रिप्लेस एम्प्लॉय निकाल दी। इसके बाद फ्लक्स मेथड में सेपरेशन भी आता है और एक्सेशन भी आता है। एक्सेशन का मतलब न्यू रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा सुनिएगा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इनका सॉल्यूशन है वो सही नहीं लग रहा यहाँ पर, क्योंकि फ्लक्स मेथड में नंबर ऑफ एक्सेशन के साथ साथ आप रिप्लेस एम्प्लॉय भी लेते हैं, रिप्लेस एम्प्लॉय भी लेते हैं मेरे अकॉर्डिंग, बाकी इन्होंने नहीं लिया हुआ है। तो एक बार मॉड्यूल में चेक कर लेना, ठीक है ना। और मेरी लेबर की क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, उसमें भी मैंने कराया हुआ है, तो एक बार उनको भी देख लेना। मुझे यहाँ पे ये गलत लग रहा है, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए 13% की जगह ये सेपरेटेड एम्प्लॉय प्लस रिप्लेस एम्प्लॉय प्लस न्यू रिक्रूटमेंट अपॉन में 800। मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन आने 13 इंटू में 800 डिवाइड बाई 100, ये जितना भी आएगा, ठीक है ना, और माइनस 100 तरीके से आएगा। इस तरीके से आना चाहिए, इन्होंने ऐसे निकाला हुआ है नंबर ऑफ न्यू एक्सेस, ठीक है ना। तो ये सॉरी 64 है रिप्लेस और न्यू रिक्रूटमेंट मेरे हिसाब से है नहीं, ठीक है ना। न्यू रिक्रूटमेंट 0 आएगा, यानी कि रिप्लेस को ही न्यू रिक्रूटमेंट आप कह रहे हैं। अब इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ से रिप्लेस एम्प्लॉय हटा रखा है। गौर से देखो 64 ही आंसर है, 64 ही आंसर, तो ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मुझे यहाँ थोड़ी सी एरर लग रही है। और बाकी ओपनिंग भी बताना है आपको, मतलब बिगिनिंग में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, तो एवरेज नंबर तो पता ही हमको 800 थे, ओपनिंग का पता नहीं, प्लस ओपनिंग में जितने थे जितने नए रखे माइनस सेपरेटेड 40 थे, तो सबको 2 से डिवाइड कर, तो 64 माइनस 40 24 आएगा, और जो जाएगा 1600, 2x माइनस 24 को इधर ले जाओ, 1624 डिवाइड बाई 812 होना, सॉरी 788 माइनस 24, हाँ ठीक है, ये प्लस का 24 है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 157 डिवाइड बाई 2। बस वो चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट वाली बात। इसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 2। बाकी इसमें कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, रिप्लेसमेंट वाले में सिर्फ एक 4th पॉइंट इसमें ऐड कर दिया था कि आईसीआई के मॉड्यूल में भी है सेम क्वेश्चन, आप चेक कर लेना। एचपी बैंक्स ऑफर 3 प्रोडक्ट्स, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं इसको अच्छे से जल्दी से समझा देता हूँ। इनके 3 प्रोडक्ट हैं, एक का नाम डिपॉजिट है, एक का नाम लोन है, एक का नाम क्रेडिट कार्ड है। The bank has selected 4 activities for a detailed the bank wants to know the product wise total cost per unit for the selected activities so that prices may be fixed accordingly। देखिए एटीएम सर्विसेज में सबसे पहली एक्टिविटी है मशीन की मेंटेनेंस, रेंट, करेंसी रिप्लेसमेंट। करेंसी रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है करेंसी को चेंज करना, नए नोट डालना, फिर लोग विजिटर जाते हैं पैसा निकाल लेते हैं, जो अकाउंट होल्डर्स, फिर वो दोबारा उसमें पैसा खर्च होता है, वैन आती है, सिक्योरिटी गार्ड आता है, तो पैसा तो खर्च होता ही है, ठीक है ना। कह रहे हैं हमारी उम्मीद है कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और ये डबल हो जाएगा।
यानी कि 2 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कितनी नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन हो। तो ये बेटा कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है आपको। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब वो फैक्टर होता है जिसकी वजह से कॉस्ट आपकी अफेक्ट होती है। साथ में अब नंबर 2 कंप्यूटर प्रोसेसिंग दिया हुआ है 5 लाख रुपीज। इसमें से कहा है कि हाफ अमाउंट फिक्स है यानी कि 2.5 लाख, एंड नो चेंज इज एक्सपेक्टेड, ठीक है 2.5 लाख ही रहेगा 5 लाख में। बाकी 5 लाख का हाफ जो है वो वेरिएबल प्रोपोर्शन है और ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो बाकी 2.5 लाख वेरिएबल है वो 3 टाइम हो जाएगा 7.5 लाख। 18 लाख रुपए आपकी प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स आर मेड इन द बजट पीरियड, 5 लाख स्टेटमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। 3 लाख स्टेटमेंट अभी बनाई है हमने, तो 18 लाख खर्च है। आने वाले वर्ष में हम 5 लाख स्टेटमेंट बनाएंगे और कह रहे हैं हर एक लाख स्टेटमेंट के लिए 1 लाख एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो 3 लाख से 5 लाख 2 लाख स्टेटमेंट एक्स्ट्रा है। अभी हमारा खर्चा 18 लाख है, हर 1 लाख के लिए 1 लाख स्टेटमेंट के लिए खर्चा 1 लाख, यानी कि आने वाले टाइम में हमारा खर्च 20 लाख का हो जाएगा। उसके बाद आता है कंप्यूटर इंक्वायरीज 2 लाख रुपीज हैं, एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाई 80%। तो 2 लाख का 80% 160 होता है, तो हमें लगता है ये 3,60,000। साथ में आपको एटीएम ट्रांजेक्शन, कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ स्टेटमेंट टू बी इशूड, टेलीफोन मिनट्स, ये सब दिया हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ टेलीफोन मिनट्स, इसका मतलब ये है कि ये जो 3,60,000 का खर्चा है ये टेलीफोन मिनट से अफेक्ट होता है, और टेलीफोन मिनट्स आपकी ये 7,20,000। तो अगर आपको बताना है कि पर मिनट कितना खर्चा है, तो 3,60,000 डिवाइड बाई 7,20,000, 50 पैसा पर मिनट आपका टेलीफोन का खर्चा है। तो फिर 50 पैसा को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 50 पैसा को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 50 पैसा को इससे मल्टीप्लाई कर देना, वो खर्चा डिपॉजिट, लोन और क्रेडिट कार्ड में बढ़ जाएगा। अब जैसे ही ये आपकी एटीएम ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए की, और एटीएम का खर्चा अगर आप देखो तो एटीएम का खर्चा आपका एटीएम का खर्चा है 4 और 2 6, और ये डबल हो जाएगा जैसे मैंने बताया था, 6 और 2 8 लाख। 8 लाख को एटीएम की जो ट्रांजेक्शन है 2 लाख से डिवाइड करो। 2 लाख से जब डिवाइड करोगे 8 लाख को, तो खर्चा आएगा पर ट्रांजेक्शन 4 रुपए, और फिर 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई। इससे पता चल जाएगा एटीएम का खर्चा डिपॉजिट के लिए कितना है, क्रेडिट कार्ड के लिए कितना है, लोन में नील रहेगा क्योंकि इसके लिए कोई एटीएम की ट्रांजेक्शन। बैंक बजट वॉल्यूम 58,600 डिपॉजिट अकाउंट है, 13,000 लोन अकाउंट है, 14,000। अब हमें सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है बजट रेट फॉर ईच एक्टिविटी। कुछ नहीं करना है, जो ऊपर 4 आपकी एक्टिविटी है, एटीएम ट्रांजेक्शन, कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन के टोटल अमाउंट को इनसे डिवाइड कर देना। जैसे मैंने पहली एटीएम ट्रांजेक्शन उसका आंसर अभी आपको 4 बताया, 8 लाख डिवाइड बाई 2 लाख। दूसरे का क्या है 5 लाख में से हाफ फिक्स है 2.5 लाख, और हाफ वेरिएबल है वो 3 गुना हो जाएगा 7.5 लाख, टोटल मिला के 10 लाख हो जाएगा। और कौन सा खर्चा है ये, कंप्यूटर प्रोसेस, और कंप्यूटर प्रोसेसिंग की एक्टिविटी है नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शन। नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शन आपके सामने 15 लाख, 2 लाख, 3 लाख, टोटल ट्रांजेक्शन 20 लाख को 10 लाख से डिवाइड करोगे, ये आएगा कंप्यूटर प्रोसेसिंग का खर्चा, कंप्यूटर प्रोसेसिंग पैसा। ऐसे ही दूसरा खर्चा कौन सा है, इशूइंग स्टेटमेंट, जो कि टोटल खर्चा 20 लाख है और नंबर ऑफ स्टेटमेंट से डिवाइड होगा। 3.5 लाख, 50,000, 1 लाख, 5 लाख। इशूइंग स्टेटमेंट 20 लाख को 5 लाख से डिवाइड करोगे 4। और लास्ट है टेलीफोन मिनट, किससे है, कंप्यूटर इंक्वायरी, कंप्यूटर इंक्वायरी, ये 50। ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट का। फिर बजट कॉस्ट स्टेटमेंट बताना है एक्टिविटी वाइज। फिर 4 को आप 1.5 लाख से, 4 को नील से, 4 को 50,000 से, ऐसे ही 50 को 15 लाख से, 50 पैसे को 2 लाख से मल्टीप्लाई करके आप डिपॉजिट, लोन, क्रेडिट कार्ड का आंसर निकाल दीजिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही है, आपके सामने भी है आंसर जो आईसीआई ने दिया है। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो जरूर करके जाइए, एग्जाम में हमेशा आती, आसान है, ठीक है, और आसानी से हो भी सकती है एग्जाम में। ये 4 रुपये 50 पैसे, 4 रुपये 50 पैसे मैंने आपको बताए थे, ये पार्ट का आंसर है। फिर इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, तो ये बी पार्ट का आंसर।
उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है, इसमें कुछ है नहीं बेटा ऐसा, ठीक है ना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत इजी सा क्वेश्चन एमटीपी के अंदर है। और मैंने तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की पूरी क्लासेस आप देखिए, मैंने टैक्स की क्लासेस, जीएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनकम टैक्स के क्वेश्चंस पिछले 10 अटेम्प्ट के, जो 14 नंबर का पहला क्वेश्चन आता है वो देखिए आप। बहुत अच्छी बेहतरीन क्लासेस मैंने डाल रखी, ठीक है। और बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मैंने डाली हुई हैं। आइए अब हम 2 का बी पार्ट देख रहे हैं। जीके लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट XYZ which passes process costing process A and B. The details for the year ended 31st March is as follows. 40,000 यूनिट हमने इनपुट के लगाए जिनकी कॉस्ट 3,60,000 है, मटेरियल 2,42,000 है, डायरेक्ट वेज है, मैन्युफैक्चर है, आउटपुट है, नॉर्मल लॉस है, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट है, और आपको साथ में सेलिंग प्राइस बताया। 80% of the output of process A was processed to the next process and the balance was sold. The entire output of B process was sold. Indirect expense for the year 4,48,080 है. It assume process A and process B are not responsibility center. Okay. प्रिपेयर करना है प्रोसेस ए के अकाउंट, प्रोसेस बी के अकाउंट, प्रिपेयर करना है साथ में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें हमको नेट प्रॉफिट बताना है या नेट लॉस बताना है फॉर द ईयर। अब जैसे हमको प्रोसेस अकाउंट बनाना है, तो अब जैसे मैं आपके सामने फॉर्मेट रखूँ प्रोसेस का, एक ए प्रोसेस बना रहे, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। डेबिट में पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्रेडिट में पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट। आप चाहें तो रेट का कॉलम ना भी बनाए, कोई इशू, बट क्वांटिटी अमाउंट का कॉलम बनेगा। तो 40,000 यूनिट 3,60,000 रुपए की, 2,42,000 और खर्चा है मटेरियल का, 2,58,000 वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 196 के अतिरिक्त कुछ और भी खर्चा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमें समझना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो खर्चे हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हैं और कुछ ऑफिस एक्सपेंस हो सकते हैं। तो ऐसे खर्चे कभी भी प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं आते, प्रोसेस अकाउंट में नहीं आते जब तक क्वेश्चन ना बताया जाए। और आप देखिए यहाँ सारे खर्चे लिए, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए वो इसीलिए नहीं, क्योंकि जब बताया नहीं कि उसका नेचर क्या है, इनडायरेक्ट ऑफिस भी हो सकता है, सेलिंग का खर्चा भी हो सकता है, उसको हम सीधा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ले लेंगे। और प्रोसेस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई आता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग तक का आता है, वो ले आओ। और इधर लिख दिया आपने नॉर्मल लॉस 40,000 का 5%, 2,015 रुपए इसकी वैल्यू 2,000 आ गया। जब इतना आप लिख लें तो सबसे पहले आप डेबिट का टोटल करें, वो 10,56,000, 10,000 नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू, 40,000 माइनस 2,000, ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब जितना भी एबनॉर्मल लॉस है उसे कॉस्ट पर दिखाएंगे। और प्रोसेस बी का बना हुआ 80% आउटपुट, जो कि 37,000 है, आउटपुट का 80% यानी कि 29,000 वो अगली प्रोसेस में चला जाएगा, वो जाएगा कॉस्ट। और बाकी का 7,400 यूनिट्स आपने बेच देना है। आप चाहें तो इसके दो ट्रीटमेंट दिखा सकते हैं। 7,400 को आप 27 पर ना दिखाकर जो उसका सेलिंग प्राइस दिया है 37 उस पर दिखा दें। जैसे इन्होंने किया ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं। आप 7,400 को यहाँ 37 पे दिखा दें, ठीक है ना। थोड़ा आंसर यहाँ ज़्यादा आएगा, वो प्रॉफिट की वजह से ज़्यादा हो जाएगा। और उतना ही प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट में दिखा दें, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रैकेट में दिखा दें प्रॉफिट ऑन सेल, ऐसे भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। इन्होंने क्या किया यहाँ पे इसको कॉस्ट पे ही दिखाया, ये भी एक टेक्निक है, एक्सेप्टेड टेक्निक है। और जो 27 और 37 का 10 रुपए का प्रॉफिट है मार्जिन, 74,000 आएगा 7,400 यूनिट का, वो सीधा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे, तो ऐसा भी कर सकते है ना। सिमिलरली फिर बी अकाउंट बनाना है तो इस क्वेश्चन में आ नहीं बेटा, आप कर सकते हो उसको। इसके बाद ये कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। एमटीपी 1 में भी इनके कॉस्ट शीट में एक जगह पे आंसर में गलती, अमाउंट दिया हुआ था और दिया 720 था, या 720 दिया था 3 दिया था, तो उसको देख लीजिए एक बार, है ना। कोई ऐसा इशू है नहीं एज सच, आपको दिक्कत आए कोई।
आ जाइए। जैसे वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग मटेरियल स्टॉक प्लस परचेज माइनस स्टॉक, है ना। प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार देख लीजिएगा इसको भी, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। मैं कह रहा था ना आपसे, सेल प्रोसेस वाले में यहाँ दिखा रखे, आप चाहें तो सीधा प्रोसेस भी दिखा सकते, और वो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिए थे वो यहाँ पे लिए, ठीक। साथ में नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल अकाउंट, ये कॉस्ट शीट देख सकते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस। अच्छा, कहीं पे फिगर में मिसप्रिंटिंग हो तो आप लोग भी खुद मान लिया करो मिसप्रिंटिंग है, कहीं बहुत ज़्यादा डाउट हो तो आप हमसे डिस्कस कर लिया करो। डायरेक्ट वेजेस सीधा सीधा बेटा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसके बाद ये जो सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इसे देख लो, ये आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है। एबीसी हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट। मैंने कॉस्ट शीट का क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन है, उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद सर्विस कॉस्टिंग को हमेशा करके जाना है एग्जाम में। सर्विस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, ये 30 नंबर के आएंगे, इनको बिल्कुल मत छोड़ो। 30 नंबर के, 30 नंबर का आपने सही कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए, है ना। और उसके अलावा प्रोसेस है, देखिए मार्जिनल वगैरह के क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं ना, इसलिए ध्यान से। CCU consists 35 beds and 5 more beds can be added। इसमें मुझे यही कॉन्सेप्ट समझाना है, 5 more beds can be added, बाकी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। रेंट दिया हुआ है, सुपरवाइजर की सैलरी, नर्सेज, वार्ड बॉय, डॉक्टर और अदर एक्सपेंस दिए हुए हैं जिसमें फिक्स वेरिएबल सब दिए। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में फिक्स वेरिएबल दिए हो तो वहां हो सकता है कि आपसे कंट्रीब्यूट किया जाए, और इस क्वेश्चन में ऐसे ही हुआ है। इस क्वेश्चन का ये पैरा जो है मेन पढ़ने वाला है। It was estimated that for 150 days 35 beds are occupied। 150 दिन 35 बेड्स पूरी तरीके से ऑक्यूपाई रहे। 80 डेज 25 बेड्स आर ऑक्यूपाई, यानी कि 150 डेज वो हैं जहां पर हमारी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाती है। साथ में कहा है कि हॉस्पिटल हायर 750 बेड्स, जबकि क्वेश्चन में कहा था कि हॉस्पिटल सिर्फ अपने 5 ही बेड हायर कर सकते। तो क्वेश्चन के जो स्टार्टिंग में दिया था वो ठीक है, या जो यहाँ पे दिया है इन्होंने 750 बेड हायर किए, ठीक है बेटा, दोनों ठीक है। 750 बेड एट ए चार्ज ऑफ ₹100 पर बेड पर डे। देखिए एक हॉस्पिटल 5 बेड हायर कर सकता है। 150 दिन हॉस्पिटल बहुत बिजी रहा, 150, तो 150 दिन के 5 बेड के हिसाब से 750 बेड डेज बन गए। तो ये 750 बेड डेज दी, ठीक है ना, मतलब 150 दिन तक 35 बेड पूरी तरीके से रहे हमारे। अगर हम बेड डेज निकालें, मतलब पेशेंट डेज, जैसे आप पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर निकालते हैं, 80 दिन 25 बेड हायर पे रहे, और 150 दिन 5 बेड और, जिसको क्वेश्चन में 750 दिया हुआ, ये दिया। तो घबराने वाली बात नहीं। टोटल आई थिंक 8000 बेड डेज आएंगे, ठीक है ना। हमें कैलकुलेट करना है, बेड डेज भी बोल सकते हो, पेशेंट डेज भी बोल सकते हो, दोनों सेम बात है, क्योंकि बेड पर पेशेंट ही लेटेगा, ठीक है ना, दूल्हा दुल्हन नहीं बैठेंगे। कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे, कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे, हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है पर पेशेंट डे इफ द हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट। तो हमको अगर हॉस्पिटल रिकवर करता है ऑन एन एवरेज 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट, 2000 पर डे पर पेशेंट हो गया, इसमें से हमको वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी होगी। बस क्वेश्चन में जो कॉस्ट दी है उसमें से वेरिएबल को अलग कर लेते। ये 8000 की कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ कैसे, ठीक है ना। और ये 150 डेज जिस दिन बिजी रहे ना आप, हॉस्पिटल खुली रहा, दिन आपने 5 एक्स्ट्रा बेड हर दिन मंगाए, तो 750 बेड डेज दी, तो आप पेशेंट डे 2000 इंटू में 8000, यानी कि 8000 हर पेशेंट से आप 2000 रुपए ले रहे हैं एक दिन का, तो 8000 पेशेंट डेज में आपने रिकवरी की होगी 1,60,00,000। डॉक्टर फीस, फूड
पेशेंट, अदर सर्विस, ये सब वेरिएबल खर्चे हैं, माइनस कर दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया। और बाकी क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिए थे वो माइनस कर दिया, प्रॉफिट आ गया। और अब आप सब जानते हैं कंट्रीब्यूशन को अगर हम यूनिट से डिवाइड कर दें, मतलब हम अगर फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। वही इन्होंने फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि पेशेंट डे जो कि इन्होंने निकाले थे उससे। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला? टोटल कंट्रीब्यूशन इनका बेटा ये आ रहा था, आप 1,03,95,000। 1,03,95,000 को उन्होंने डिवाइड कर दिया 8,000 पेशेंट डे, वो आ गया पर पेशेंट डे इतना। यानी कि जिसको आप लिखते हो ना CPU कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो इनका जो यूनिट है वो पेशेंट डे है यानी कि 8,000। तो डिवाइड करके आ गया 1299.375 और फिक्स कॉस्ट को इन्होंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि पर बेट करा तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। यानी कि अगर 3,741 पेशेंट डेज इनके बन जाए तो फिक्स कॉस्ट कम से कम कवर हो जाए। क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था और दूसरा पूछा था प्रॉफिट पर पेशेंट। तो प्रॉफिट भी इसमें एक मिसिंग है। प्रॉफिट अगर प्रॉफिट बताना चाहते हैं तो 55,34,000 को 8,000 से डिवाइड कर देना। ये चीज़ ICI के मॉड्यूल में भी गिवन नहीं है, यहाँ पे भी गिवन नहीं है, और मैंने कई बार इसको देखा है वहाँ पे भी गिवन नहीं। कहा है प्रॉफिट बट निकाला है कंट्रीब्यूशन, इस बात पर ध्यान दें, ठीक है ना? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन को भी प्रॉफिट कहा जाता है। तो ये टेक्निकल बात है, फिर भी एक प्रॉफिट आप लिख रहे हो तो प्रॉफिट के लिए तो प्रॉफिट का ही यूज होना चाहिए। बट आप ध्यान से देखिए फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ पेशेंट डे से डिवाइड किया, जबकि प्रॉफिट तो आप क्या करिएगा, जैसे दिया हुआ है वो भी निकालना और एक अलग से प्रॉफिट पर पेशेंट डे भी निकाल देना। 55,34,000 को 8,000 से डिवाइड कर देना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्स एसोसिएट अंडरटेक्स टू प्रिपेयर, ये भी एक प्रोसेस का क्वेश्चन है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल फॉर ए फी, दे यूज द वेटेड एवरेज मेथड। अंडरलाइन कर लेना वेटेड एवरेज मेथड। And actual cost for the financial reporting purpose. However, for internal reporting, they use a standard cost system. The standard based on equivalent performance have been established are as follow. लेबर पर रिटर्न दिया हुआ है, ओवरहेड पर रिटर्न दिया हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न की बात हो रही है ये, ठीक है ना? और इसलिए इसमें मटेरियल नहीं आएगा क्योंकि ये सर्विस सेक्टर में इन्होंने सर्विस सेक्टर में प्रोसेस कॉस्टिंग लगा दी है, थोड़ा एडवांस हो गया है। 5 hours 40 per hour, 5 hours 20 per hour ओवरहेड। और जुलाई 2023 बजट ओवरहेड 98,000 फॉर स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। ये रिटर्न इन प्रोसेस ओपनिंग दिया हुआ है, रिटर्न स्टार्टेड दिया हुआ है, ये क्लोजिंग WIP दिया हुआ है, और साथ में आपको रिटर्न इन प्रोसेस लेबर दिया हुआ है कि लेबर का ओवरहेड का खर्चा कितना है और 1 जुलाई से 31 जुलाई तक खर्चा कितना। आपको ईच एलिमेंट इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ ए परफॉर्मेंस एंड द एक्चुअल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बनाना। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मैं सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं आपको सॉल्व करके क्वेश्चन दिखाऊं। ये WIP का क्वेश्चन है, वह प्रोसेस का, जिन बच्चों ने प्रोसेस किया है वो जान। तो पहला होता है स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। वेटेड एवरेज मेथड लगाना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट,
इन्होंने इनपुट की जगह यहाँ लिखा है डिटेल्स ऑफ रिटर्न। उसका कारण ये है कि रिटर्न फाइल करने के लिए कोई इनपुट मटेरियल नहीं लगता है, उसमें लेबर लगती है। और यहाँ पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं, यहाँ आउटपुट लिख लेते हैं। मटेरियल होगा नहीं इसमें, मटेरियल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए मटेरियल नहीं आएगा, लेबर एंड ओवरहेड आएगा। 200 यूनिट आपकी ओपनिंग WIP है और 825 आपने और लगाई है, यानी कि नई रिटर्न फाइल की। आप क्वेश्चन में देखिएगा, आपकी जो रिटर्न है उसका ओपनिंग WIP दिया हुआ है, ओपनिंग WIP, उसके कुछ डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी दिया है, बट क्वेश्चन में कहा है कि वेटेड एवरेज मेथड लगाना है। और याद रखना, वेटेड एवरेज मेथड अगर लगाओ तो ओपनिंग WIP की जो परसेंटेज यानी कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन है उसको आप इग्नोर कर दो। बस आप ये देखो कि अगली प्रोसेस में कितने यूनिट गए, 900 रिटर्न आपने फाइल कर दी है। और यहाँ पे 100% लेना, जब भी आप कभी वेटेड एवरेज मेथड लगाएं ओपनिंग WIP की डिग्री को इग्नोर कर दीजिए। और जितने भी यूनिट बनाए हैं आपने, ठीक है ना, तो 100% उसकी डिग्री दिखाइए। और क्लोजिंग WIP में यहाँ दिखा दीजिए 125, इसकी डिग्री 100 दी हुई है, डिग्री इसकी दी है 80%, यह आएगा 100। और इसकी डिग्री भी 80% है, यह आएगा 100, यह आएगा 1000, यह आएगा 1000। बस इसमें मेन पॉइंट यही ध्यान देना था कि ओपनिंग WIP की डिग्री को वेटेड एवरेज मेथड में इग्नोर करते, उसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको कॉस्ट पर रिटर्न निकालनी, उसमें सबसे पहले मटेरियल तो है ही नहीं, लेबर ले लो, का अमाउंट ले लो, यूनिट्स ले लो, उसका कॉस्ट पर यूनिट आ जाए। ऐसा करने के लिए लेबर का अमाउंट देख लो कितना है, 1,78,000। और इसमें ऐड कर दो लेबर जो ओपनिंग WIP की, उसमें ऐड कर दो, वो थी आपकी 12,000, ये 190,000 आ गया। 1000 से डिवाइड करो 190। सिमिलरली ओवरहेड देख लो कितने, ओवरहेड 90,000। और ओवरहेड इन ओपनिंग WIP कितना था, 5,000। ऐड कर दो इनको, ये आ जाएगा 95,000। 1,000 यूनिट है, डिवाइड करो 95 आ गया। उसके बाद हम तीसरी स्टेटमेंट बनाते हैं, आप स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट में हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं। तो ओपनिंग WIP तो कुछ है ही नहीं, पुट एंड प्रोसीड है। वैल्यू ऑफ 900 रिटर्न्स, 900, उन पर लेबर भी फुल लगा है और ओवरहेड भी, तो 285 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई कर देना 285 से 900। और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP में 125 रिटर्न है, इसमें से मटेरियल बार बार जबान पर आ रहा है, मटेरियल नहीं बेटा, लेबर 100 रिटर्न पर लगा होगा, ओवरहेड भी 100 रिटर्न पर। ये 190 के रेट से ये 95, ये 19,000, ये 95, ये आ गया 28,500। इसकी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, प्रोसेस अकाउंट बना लेना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई है आप लोगों को। अगर आ गई है तो एक बार हाँ कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सारी बातें ज़रूर डालिए। आपकी बहुत 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 रिक्वायरमेंट है कि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, समझें। देखिए होता क्या है, आप लोग जल्दबाजी में कॉन्सेप्ट को सही अप्लाई ही नहीं करते हैं और सीखते नहीं। एक चैप्टर आप 5 बार पढ़ लेते हैं मगर फिर भी कंफ्यूजन रहती, उसमें आप हमेशा किसी टीचर में या किसी सिस्टम में फॉल्ट निकाले। बेटा एक बार अपने ऊपर भी काम करिए कि आप में खुद में क्या कमी है, आपको क्यों टीचर की बात समझ में नहीं आ रही। हाँ हो सकता है कि कोई आपको बात ना समझा रहा हो,
दूसरे को देख लें, तीसरे को देख लें, बट टाइम ना लगाएं, इंटर में एक ही बार में इंटर निकालें, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन है, ये आपका जॉब एंड बैच कॉस्टिंग प्लस कुछ ओवरहेड का मिक्स क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। एक इंजीनियरिंग कंपनी है, फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड। अच्छा, मैंने जो पिछला क्वेश्चन बताया ना, उसमें प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाया, वो सब आप बना लीजिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड ऑन ए फिक्स परसेंटेज बेसिस ऑन डायरेक्ट वेजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्जॉर्ब फिक्स परसेंटेज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस। बेटा इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, फैक्ट्री ओवरहेड कह रहे हैं रिकवर्ड होंगे फिक्स परसेंटेज के बेस पर डायरेक्ट वेजेस। अब ना तो हमें वो परसेंटेज बताई कि वो रेट क्या है। देखो, जब हम निकालते हैं रिकवरी रेट तो हम ऐसे लिखते हैं, ओवरहेड अपॉन में बेसिस। अब बेसिस है डायरेक्ट वेजेस। अब ओवरहेड पता हो, डायरेक्ट वेजेस पता हो या रिकवरी रेट पता हो, कम से कम तीन में से दो आइटम पता हो तो तीसरा आइटम निकल सकता है, बट यहाँ पे तीन में से दो मिसिंग है और ये मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इसमें तीन में से दो चीजें मिसिंग है। ठीक है, द कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू टू जॉब्स अंडरटेकन बाय इट इन अ पीरियड। जॉब नंबर 101 102 दिया हुआ है और इनका मटेरियल और लेबर कितना लगा है वो दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है ऑन, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है आपको ऑन टोटल कॉस्ट। तो ठीक है, कैलकुलेशन करना है अमाउंट ऑफ, सबसे पहले हमें कंप्यूट करना है जी दोस्तों रिकवरी रेट, जिनके बारे में मैं बात कह रहा था, फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का। हम एक काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट है वो एक्स है। फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट हमने एक्स एज्यूम कर लिया और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का रिकवरी रेट हमने वाई एज्यूम कर। अगर हम कॉस्ट शीट बनाएं, देखिए जैसे हम मान लो कॉस्ट शीट बनाएं जॉब नंबर 101 और 102 की, तो सामने आपके स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन के हेल्प से ही डाटा ले रहा, क्वेश्चन के डाटा से ही हेल्प ले रहा हूँ। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो प्राइम कॉस्ट आएगा 96,000 और 67,500। यहाँ पे हमको फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना है और मैंने मान लिया वो एक्स है, मतलब मान लो वो 10% होता तो मैं डायरेक्ट वेजेस का यहाँ 10% लिख देता, 20% होता तो डायरेक्ट वेजेस का मैं 20% लिख देता, मगर मैंने एक्स मान लिया तो वो हो जाएगा 42,000 एक्स, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 30,000 एक्स। इसका टोटल कर देंगे 96,000 प्लस 42,000 एक्स, 6,500 प्लस 30,000 एक्स। ये हो गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको आप वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। इसमें ऐड किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जिसको हमने वाई एज्यूम कर लिया और उसे कहा गया है कि, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इस जगह पर यहाँ पर कहा गया है कि फिक्स परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट मेरी एक्स की टर्म में आई है, आप ध्यान दीजिएगा। फैक्ट्री कॉस्ट है हमारी ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है। अगर इसका 10% होता तो मैं इस टोटल अमाउंट का 96,000 प्लस 42,000 एक्स का मैं 10% ले लेता, बट मैंने वाई एज्यूम किया है तो यहाँ पर मेरा ओवरहेड हो जाएगा 96,000 प्लस 42,000 एक्स, इस होल का वाई, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गई मेरी फैक्ट्री कॉस्ट, इसका वाई का टोटल कर दूंगा, ये टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट इस प्रकार से होगी 96,000 प्लस 42,000 एक्स प्लस 96,000 वाई प्लस 42,000 एक्स वाई, 67,500, 30,000 एक्स प्लस 67,500 वाई प्लस 30,000 एक्स। ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट में एक तरीके से और निकाल सकता हूँ, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, अगर मैं इस सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दूं प्रॉफिट तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। प्रॉफिट कैसे माइनस करूं, ये परसेंटेज दी है 10%, 10 डिवाइड बाई 100, ये 10 डिवाइड बाई 100 का मतलब होता है 1/10, 1/10 कॉस्ट का है तो सेलिंग प्राइस का 1/11 होगा। मैं 1,66,650 का 1/11 निकाल देता हूँ, 11 क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ये माइनस कर दूंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे मेरी जो टोटल कॉस्ट आएगी उसको इस टोटल कॉस्ट के इक्वल रख दूंगा। ऐसे ही यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आएगी मेरी
उसको मैं इस टोटल कॉस्ट के इक्वल रख दूंगा और इससे क्या करूंगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी और फिर मैं एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व कर लूँ। आप देखिएगा ये देखिए इन्होंने भी ऐसे ही किया है। बस इन्होंने क्या किया है, जिसको मैंने x माना है इन्होंने f माना है और जिसको मैंने y माना है उन्होंने a माना है। किया ऐसे ही ये क्वेश्चन और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार आपने एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली फिर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। उसके बाद तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और प्रॉफिट बताना है। फिर तो दोबारा जब एक्स और वाई का रेट आ जाए तो जॉब नंबर 101 और 102 और बाद में 103 का भी डाटा दिया हुआ है तो तीनों की कॉस्ट शीट एक साथ ही बना लेना। यानी कि सेकंड थर्ड पॉइंट का आंसर अलग अलग करने की जरूरत नहीं। जॉब नंबर 101, जॉब नंबर 102, जॉब नंबर 103, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट फर्स्ट पॉइंट में निकला उसे डायरेक्ट वेजेस पर अप्लाई करके फैक्ट्री कॉस्ट निकालना, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ना और उसमें फिर प्रॉफिट जोड़ देना। टोटल कॉस्ट की परसेंटेज भी है। बस एक बात का ख्याल रखना, इस वाली जॉब में जो प्रॉफिट दिया है वो सेलिंग प्राइस का 12.5% ऑन सेल्स। 12.5% का मतलब होता है 12 डिवाइड बाई 100। जब इसे डिवाइड करेंगे 1/8 ऑन सेलिंग प्राइस यानी कि 1/7 ऑन कॉस्ट। इस बात का ख्याल रख। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट रह गया है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन आप देखिए ये सब निकाल देंगे, सब हो जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर रिटर्न भी निकाल देंगे। यहाँ एक चीज पूछ ली है इन्होंने जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड। देखिए मैं बी पॉइंट बता चुका हूँ, मैं वापस ए पॉइंट पर आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं घर से इसकी पूरी तैयारी नहीं करके आ पाया था, ठीक है ना। तो मैं इसका फोर्थ पॉइंट मैंने भी मिस कर दिया बट अभी मैं ध्यान कराते कराते मेरा गया तो अच्छा है रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ हम कौन से क्वेश्चन पर हैं बेटा। हमें फोर्थ के बी पॉइंट पर, जिसमें मैंने जॉब नंबर 101 102 के बारे में बात की। मैं वापस फोर्थ के ए पॉइंट पर आ रहा हूँ, फोर्थ के ए पॉइंट पर आ रहा हूँ मैं वापस, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो हो जाएगा इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने निकाल दिए थे, इक्विवेलेंट कॉस्ट हमने निकाल दी थी। एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी 31 जुलाई की जो 28,500 निकाली थी। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर रिटर्न पूछ रहा है और लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ओवरहेड वॉल्यूम और ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी पूछ, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। और फिर आगे सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको साफ दिया हुआ था, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, ठीक है ना। आप चेक करिएगा क्वेश्चन में एक आसान सी बात, ये वाला डाटा जो दिया है बच्चों, देखिए ये वाला डाटा ये दिया हुआ स्टैंडर्ड बेस ऑन इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस। जिनको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आती है मैं बस उनके लिए बता दूं, जैसा मैं पढ़ाता हूं मैं उसके स्टाइल में बता रहा हूं। मैंने पूरी स्टैंडर्ड की क्लास भी डाल रखी है, आप MTP1 भी देखना। तो मैं 3 कॉलम बनाता हूं, स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में मैंने इसको ये भी बोल दिया है बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। मतलब स्टैंडर्ड को मैंने बजट बोल दिया है, रिवाइज स्टैंडर्ड को मैंने स्टैंडर्ड बोल दिया और एक्चुअल को तो मैंने एक्चुअल ही बोला है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा हुआ है, मतलब एक कॉलम स्टैंडर्ड का, एक रिवाइज स्टैंडर्ड का और एक एक्चुअल का, और हर एक कॉलम में 3 कॉलम। ये यहाँ का डाटा दिया हुआ है 5 घंटे, 40 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, ये आ गई 3। ये एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, ये हमसे पूछी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर रेट, ठीक है ना। बोलो बेटा, तो 300 रुपये आ गई एक यूनिट की कॉस्ट। अब हमें बताना है दूसरा हमसे क्या पूछा था वो भी देख लो एक बार। हमसे नंबर 1 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पूछा था तो वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, ये भी सॉल्व करके दिखाया, ये भी। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर रिटर्न अभी बताया आपको, ये है 300। वैसे हमारी आ रही है 190 आई थी लेबर की और 95 आई थी, तो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 285। अच्छा, बजटेड वॉल्यूम फॉर जुलाई
वो क्या मतलब है, उसका भी मतलब समझ लो, बजटेड वॉल्यूम पर जल है ना। ये देख, यहाँ ये वाला पॉइंट देखिएगा आप, यहाँ दिया हुआ है 4 जुलाई 2023 परफॉर्मेंस, बजटेड ओवरहेड 98,000 और स्टैंडर्ड लेबर आवर्स आर अलाउड। 98,000 दिए, 98,000 अगर आपके ओवरहेड हैं और 1,000 लेबर आवर्स हैं जो अभी आपने क्लियरेंट प्रोडक्शन में निकाला है, तो 980 हो गया रेट, वही यहाँ पे 980 दिया। और एक्चुअल लेबर रेट कितना है आपका, वो भी समझ लें, एक्चुअल लेबर रेट, ठीक है ना। तो 980 एक्चुअल लेबर रेट है आपका, 1,78,000 रुपये का खर्चा हुआ है आपका, ठीक है ना, और वो हुआ है 4,000 का, 4,000 का, क्योंकि 4,000 घंटे लगे हैं आप ये। तो नौ ये बजटेड वॉल्यूम दिया हुआ है 4 जुलाई 980 पर रिटर्न, और ये जो दिया हुआ है ये पर आर दिया। हमसे ये पूछा, ये हमसे बस ये पूछा था स्टैंडर्ड कॉस्ट पर रिटर्न, ये पूछा था। ये एक्स्ट्रा में कुछ बात इन्होंने दे दी है जिसका हमारे क्वेश्चन से कोई खास लेना देना नहीं था। हाँ, उसके बाद जो इन्होंने लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी और ओवरहेड वॉल्यूम, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस पूछे, उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, सॉल्व करके दिखा, बस 10 सेकंड का वेट करिए, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, अभी मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखाया था। ये 1,000 इसका फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट था, और आपने जो वो 40 इंटू 5 और 20 इंटू 5 करके आंसर 300 निकाला है, वो इसका थर्ड पार्ट था। अब हमसे कहा है कि लेबर वेरिएंस निकालिए। अब मैं वेरिएंस आपको समझा देता हूँ कैसे निकालना है, क्या नहीं, वो देख लीजिए। मैं लेबर फोर्थ पॉइंट है, मैं लेबर वेरिएंस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं 3 कॉलम बनाता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया भी था, स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल। ये 3 मैंने कॉलम बनाए हैं आपके सामने। यहाँ मैं क्वांटिटी, रेट, अमाउंट लिख रहा हूँ, यहाँ क्वांटिटी। अच्छा, इसमें सिर्फ मैं लेबर की बात करूंगा, अभी मैं ओवरहेड की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। का जो 5 आवर्स 40 रुपये पर आवर ये रेट है, अमाउंट आ गया 200, फिनिश गुड 1, मतलब 1 रिटर्न फाइल, ये है 1 रिटर्न फाइल का। एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है, एक्चुअल में खर्चा हुआ है आपका 1,78,000 4,000 घंटे में। अगर रेट निकाला जाए 1,78,000 डिवाइड बाई 4,000 करें आप, तो ये रेट आ रहा है 44.5। इसमें जो ITR आपकी फाइल हुई है वो हुई है 1000 IT। तो अगर देखा जाए, अच्छा 1,000 ITR फाइल हुई है, इसमें एक चीज देखिएगा आप, इसमें 1,000 ITR फाइल हुई, जबकि आपसे ये कहा गया था कि जो 200वां है ये शुरू वाली, इसमें से 25% पहले ही समय लग चुका था। इसमें ये कहा गया था 200 में से 25% समय लग चुका था। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत है। अगर आप वेटेड एवरेज मेथड लगाओगे तो 1,000 यूनिट आएगा, मगर उन्होंने क्या कर रखा है, इस 200 का 25% लेकर वो निकाल दिया इन्होंने 50। देखिए 2 मेथड होते हैं WIP में, एक होता है फीफो, एक होता है वेटेड एवरेज।
जब भी आप वेटेड एवरेज मेथड लगाते हैं ना, तो जो ओपनिंग WIP होती है उसकी डिग्री को इग्नोर करते हैं। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में जो ओपनिंग WIP की डिग्री है, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको, आप भी देखिएगा। यहाँ देखिए आप ओपनिंग WIP की डिग्री यहाँ देखिए 25% कंप्लीट दिया हुआ है, यानी कि 200 में से 25% अगर कंप्लीट निकालें तो 50 आएगा। 50 कंप्लीटेड यूनिट के इक्वल है। आपके टोटल यूनिट कितने आ रहे? 50 ये हो गए, तो इसका मतलब 150 अभी और बनाया आपने। टोटल जो आपने अगली प्रोसेस में रिटर्न फाइल करके भेजी है वो आई थिंक 900 है। तो 200 में से 50 और रिटर्न स्टार्टेड इन जुलाई इतनी है 825, लास्ट में 125 बची। तो अगर 200 देखिए 800 में से 125 माइनस कर दें आप तो 700 तो ये हो गई, और 200 इसमें से, ठीक है ना। तो 200 में से वो कहना चाहते हैं कि 50 तो ऑलरेडी कंप्लीटेड थी, अभी जो आपने कंप्लीट की हैं वो 150 की हैं। 150 तो ये कंप्लीट की, 700 ये कंप्लीट की हैं, और इस 125 में से 80% कंप्लीट। 125 का 80% 100 आएगा, 700, 100 और 150, 950 ITR आपने इस बार कंप्लीट का, ये है मकसद। तो क्वेश्चन में जो मेरा मानना है वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर है क्वेश्चन के अंदर। दोबारा सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब ये कह दिया जाए क्वेश्चन में कि आपने वेटेड एवरेज मेथड लगाना है, तो बच्चों ओपनिंग WIP की डिग्री को इग्नोर करते हैं। ये कह तो रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड लगाना है, यहाँ पे 1000 भी निकाल रहे हैं, मगर जब ये लेबर टर्नओवर, लेबर वेरियांस निकाल रहे हैं तो वहां कुछ अलग कर रहे हैं जो कि गलत है। मतलब यहाँ मेरे अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए 1000 इंटू में 5। ICI ने यहाँ पे 950 इंटू 5। उनका मानना यह है कि 50 इस 1000 में 200 वो रिटर्न है जो पहले आपके ओपनिंग WIP में थी, उसमें से 25% ऑलरेडी कंप्लीटेड थी, 75% आपने इस बार कंप्लीट की है, यानी कि 150। तो 50 इस बार कंप्लीट नहीं किए, इस बार आपने 1000 में से मात्र 950 कंप्लीट की। अगर हम ऐसा मानते हैं तो बेटा उसका मतलब है हम वेटेड एवरेज नहीं लगा रहे, फीफो लगा रहे। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ 1000 इंटू 5 आना चाहिए। ICI ने 900 इंटू 5 किया हुआ है, और यहाँ पे रेट 40 आना चाहिए। ये 5000 इंटू 40 मेरे अकॉर्डिंग 2 लाख आना चाहिए। और अब आप लेबर रेट वेरियांस निकालिए, लेबर एफिशिएंसी वेरियांस निकालिए, लेबर कॉस्ट वेरियांस निकालिए। कॉस्ट वेरियांस में 2 लाख माइनस 178 आना चाहिए, 22,000 फेवरेबल। ये मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूँ। लेबर एफिशिएंसी वेरियांस में एक्चुअल वर्किंग स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स 5000 माइनस 4000 इनटू में रेट, रेट हमेशा स्टैंडर्ड लेते हैं, ये आएगा 40,000 फेवरेबल। और लेबर रेट वेरियांस 40 माइनस 44.5 इनटू में एक्चुअल आवर्स, ये आएगा 18,000। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए। ICI के मॉड्यूल में चाहे कुछ भी हो, मेरे अकॉर्डिंग ये है। मैं अपना कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं कर सकता ये गलत चीज़ के चक्कर में। तो का देखिए लेबर रेट वेरियांस और हमारा का मैच कर रहा है, 18,000 आ रहा है एडवर्स, ये इनका 30,000 फेवरेबल आ रहा है लेबर एफिशिएंसी वेरियांस, और हमारा 30 और 18 दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 12,000 होगा। जब मैंने क्वेश्चन किया है आप देखिए मेरा आ रहा है 40,000 और 22,000। तो मैं ICI के मॉड्यूल ने ICI के आंसर में इस जगह पर 950 लिया हुआ है, मैंने 1000 लिया है। 950 तब लेंगे जब आप फीफो लगाएं, वेटेड एवरेज में 1000 ही आना चाहिए। अब किसी को बेटा इसके ऊपर देखना है कि मैंने ऐसा क्यों कहा है, तो मेरी मैराथन में आप देखिएगा, उसका मैंने टाइमलाइन में उसमें कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मैराथन 1 मैराथन 2 जून 2023 के अंदर मैंने डाली थी, उसमें आप देखिएगा टाइमलाइन में, उसमें चले जाना कमेंट बॉक्स में, उसमें पूरी एक टाइमलाइन है, मैंने मैसेज पिन किया हुआ होगा वो कमेंट,
उसके अंदर जाइएगा और देख लीजिएगा प्रोसेस की क्लास। उसके अंदर मैंने बता रखा है वेटेड एवरेज कैसे लगता है, फीफो कैसे लगता है। बट मैंने ये माना है कि ये आईसीआई के मॉड्यूल में ये मतलब आंसर में गलत है, इसलिए मैंने अपना आंसर करके दिखाया आपको और मेरा आंसर भी मैच करेगा। दूसरा उनका ओवरहेड वेरियांस है। ओवरहेड में हमें दो वेरियांस बताने, एक एक्सपेंडिचर वेरियांस और एक देख लेते हैं और कौन सा है, एक एक्सपेंडिचर वेरियांस और एक वॉल्यूम वेरियांस, ठीक है ना। तो रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजट ओवरहेड, ये वॉल्यूम वेरियांस, और बजट ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ये एक्सपेंडिचर वेरियांस होता है। बजट ओवरहेड हमको दिए हुए हैं बेटा 98,000, ये दिए हुए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 98,000, यहाँ लिख देता हूँ 98,000, ये एक्सपेंडिचर वेरियांस है और ये वाला वॉल्यूम वेरियांस। उम्मीद करता हूँ बात पहुँच रही होगी, धीरे से ही सही पूरी पहुँच रही। एक्चुअल ओवरहेड कहीं दिए हैं क्या? एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड हमने निकाले थे, वो थे 90,000, ये 90,000। रिकवर्ड ओवरहेड निकालने के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड आर्स, स्टैंडर्ड आर्स है हमारे, स्टैंडर्ड आर्स है हमारे 5,000 और रिकवरी रेट है 20। 5,000 इंटू 20 करेंगे तो 1 लाख आएगा, ये 1 लाख, ये आएगा हमारा 2,000 फेवरेबल और ये आएगा हमारा 8,000 फेवरेबल। हमारी तरफ से ये आंसर है, बाकी आईसीआई के मॉड्यूल उसमें देख लेते हैं आंसर। तो 8,000 फेवरेबल और 3,000 एडवर्स आ रहा है, ये वही गलती फिर यहाँ पे भी कर रहे हैं, 9.5। मेरा ये 2,000 फेवरेबल आ रहा है और ये 8,000 फेवरेबल आएगा, और फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो है मेरा वो 10,000 फेवरेबल आएगा, ठीक है। मेरे आंसर ये है, मैंने आपके सामने आंसर लिख दिए। अब मैंने ए पार्ट में ये पॉइंट छोड़ दिया था, बी पार्ट भी करा दिया, अभी मैं फिफ्थ आपको कराने जा रहा हूँ। ये आपके क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है बजट का, तो एक बार देख लीजिए। हो सकता है फोर्थ के ए पार्ट में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई हो, वो 950 और 1,000 को लेकर हुई होगी। 950 तभी लिया जाना चाहिए, मेरा मानना है, मेरा कहना है, जब आप फीफो मेथड फॉलो करें, वहाँ 1,000 आना चाहिए था, वो गलत है, ठीक है ना। चलिए अभी हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। N Limited, a vehicle manufacturer, has prepared sales budget for the next few months and the following draft figures are available. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की आपको नंबर ऑफ व्हीकल की सेल दी है। To manufacture a vehicle, a standard cost of 5,71,400 is incurred. Sold through dealers at a uniform selling price 8,57,100। डीलर्स को 15% कमीशन दी जाती है सेलिंग प्राइस पर। अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल 4 यूनिट्स ऑफ पार्ट एक्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ व्हीकल। एक व्हीकल के एक पार्ट एक्स 4 यूनिट लगते हैं पार्ट एक्स के बनाने के। इट इज पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू होल्ड स्टॉक ऑफ पार्ट एक्स at the end of each month to cover 40% of the next month production. 48,000 units of product part X are in stock as on 1st October. दे अच्छा, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाली डिटेल, ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड डिटेल, और यहाँ पे जो डिटेल है ये फिनिश गुड से रिलेटेड। सबसे पहले हमसे कह रहा है प्रोडक्शन बजट बताओ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। प्रोडक्शन बजट बना लेंगे हम। प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए सेल्स जो कि हमारे पास है, ये रही सेल्स है, ये सेल्स है। इसके अंदर हमें क्लोजिंग स्टॉक जोड़ना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस, तो हमारे पास प्रोडक्शन आ जाए। यहाँ से देख लो क्लोजिंग कितना, ओपनिंग कितना। 9,501 अक्टूबर का ओपनिंग है और कह रहे हैं इट इज पॉलिसी टू हैव स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ टू कवर 20% ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है।
यहाँ का 9,500 ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक रखना है अगले महीने की सेल का 20%। तो अक्टूबर के अगले महीना है नवंबर, उसका 20% हो जाएगा 7,000। ये 7,000 जो क्लोजिंग है यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा। और फिर नवंबर में दिसंबर की सेल का 20%, 9,000 का 20%, ये 9,000 यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा। दिसंबर में जनवरी की सेल का 20%, 12,000। 12,000 अगले महीने ओपनिंग बन जाएगा और जनवरी में फरवरी की सेल का, ऐसे करके प्रोडक्शन आ जाएगा। ये प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन आपका कुछ आ गया। ये आ गया जी, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी। आप प्रोडक्शन में कहता है कि जी जो परचेज करना है हमको, वो अगले महीने के प्रोडक्शन का 40% पहले ही परचेज करके रखना। तो इसका 40% ये है, दिसंबर में 40% का 40, और ये 24,400 जो है ना, इसका 40%। परचेज बजट जो हमसे कहा है ना, वो कहा है सिर्फ 3 महीने का बनाना। चेक कर लेते, प्रिपेयर अ परचेज बजट फॉर द अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का परचेज बजट बनाना था, हमने इसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर के ही कॉलम लिए। आप देखिएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के कॉलम लिए। और फिर जो प्रोडक्शन आया हमारा, ये हमारा प्रोडक्शन है, परचेज है, सॉरी, ये हमारी परचेज आई है। हमसे कहा गया था कि एक बनाने के लिए 4 यूनिट लगते हैं, 4, तो हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 4 से, ये टोटल आ गई हमारी नंबर। क्लोजिंग स्टॉक की ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये अपार्ट फ्रॉम, ये दिया हुआ ना, इट इज पॉलिसी, ध्यान दीजिएगा, इट इज पॉलिसी टू कंपनी टू होल्ड द प्रोडक्ट 40%, 48,000 एट 1 अक्टूबर। तो ये 48,000 वहां से दिया हुआ है। और ये 59,200 कैसे आया ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना, ये 2,09,200 है, ठीक है ना। और 2,09,200 का 40% निकाल लेना आप, 2,09,200 का 40% निकालिए जरा, 2,09,200 का 40%। एक काम करिए इसको, ये तो दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ये कैसे आया ओपनिंग स्टॉक, ये इन्होंने निकाला है, यहाँ लिखा है, चेक करिएगा इस जगह पर, अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल 4 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पार्ट एक्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ व्हीकल। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू होल्ड स्टॉक ऑफ पार्ट एक्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू कवर 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। तो बेटा आप ये देखिए नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन कितना, 37,000 है यहाँ पर, इसका 40% आपने निकाला था 14,800, और 14,800 के लिए आपको हर यूनिट के लिए 4 चाहिए, ऐसे ही 19,200 के लिए 4 यूनिट। ये ओपनिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक पहले ही ऐड हो चुका, ये आ गई नंबर ऑफ यूनिट परचेज। ये क्लोजिंग स्टॉक था और ये ओपनिंग। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई, ठीक है ना। उसके बाद था बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट, में तो कुछ है ही नहीं, सेल्स दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट डाल लेना है। सर कैसे बेटा, ये क्वेश्चन में है 15% कमीशन है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो सेल्स, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी फिगर आएगी, इसलिए इन्होंने इसको लैक्स में कर दी। कॉस्ट ऑफ सेल लैक्स में क्वेश्चन में गिवन है, पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे गिवन पर यूनिट, ये रहा स्टैंडर्ड कॉस्ट 5,71,400, उसे मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने सेल्स, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स घटाया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी, बस इसमें अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को ध्यान से देख लेंगे तो फिर कुछ भी नहीं, है ना।
अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से। A company manufactures four products. The annual demand for product selling price and variable production cost are as follow: 1,20,000, 1,86,000, 171, 99,000 यूनिट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड। सबसे पहले कहा है वेरिएबल ओवरहेड आर एब्सॉर्ब्ड ऑन ए मशीन आर बेसिस एट ए रेट ऑफ ₹1.2। बेटा ये 1.4 दिया हुआ है ना, तो अगर मैं इसे 1.2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मशीन आर आ जाएंगे। जैसे इसे डिवाइड करूं 1.2 से तो मशीन आर आ जाएंगे। तो मुझे अगर नंबर ऑफ मशीन आर निकालने पर यूनिट क्या लग रहा है तो मैं निकाल सकता हूँ, इसलिए इन्फॉर्मेशन। फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है 46,84,000 रुपये का। प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल दिया हुआ है 8,15,000 मशीन घंटे। PQR कैन बी बॉट एट रुपीज दिस। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट। ये बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। हाँ जी, कर देते हैं, फिर थ्योरी है उसके बाद। सबसे पहले सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन था, आप चेक कर सकते हैं, चारों प्राइस गिवन थे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये कंट्रीब्यूशन आ गया वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमें ना क्वेश्चन में एक बात दी है, इसे आपको ध्यान से देखना, ये वाला, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास इतनी, इसे हम बॉटल नेक कह सकते, इसे हम कंस्ट्रेंट कह सकते, इसको हम शॉर्टेज कह सकते। और बेटा किसी भी चीज़ की शॉर्टेज है ना, जैसे हम मान लेते हैं मशीन आर की है, तो हमें सबसे पहले टाइम उस प्रोडक्ट पे लगाना चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा फायदा है। अब ज़रा यहाँ देखो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है और इन्होंने कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर्स किया है पर यूनिट। कैसे किया है वो मैंने आपको बताया था। मशीन आर पर यूनिट 1.2, 1.22, 1.8। ये कैसे निकला है? बहुत आसान है, ऐसे 1.44 को 1.2 से डिवाइड करा होगा, 1.2 से डिवाइड करा होगा, जैसे इसे करा 2 आ गया, इसे करा 1.8 आ गया, ऐसे आया है। 2 कैसे आया है? 2.4 डिवाइड बाई 1.2। ये कैसे आया है? 2.16 डिवाइड बाई 1.2। ये आपको पता चल गया एक मशीन आर कितना लगता है एक यूनिट बनाने की, ठीक है ना। अब आपको कितने मशीन आर्स की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में देखो, किसके कितने यूनिट बनाते हो आप क्वेश्चन में देखो। 1,20,000, 1,86,000, 1,71,000। बेटा इस 1,20,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1,20,000 यूनिट इंटू में 1.2, ऐसे ही सबके आ गए। तो टोटल आपको मशीन आर चाहिए 8,87,400, जबकि आपके पास मशीन आर्स जो हैं वो हैं 8,15,000। चाहिए ज़्यादा, रिक्वायरमेंट ज़्यादा की हैं कम। टोटल अवेलेबल आर्स आपके पास मात्र 8,15,000 हैं, यानी कि ये की फैक्टर हो गया जिसको मैं कंस्ट्रेंट कह रहा था। ये मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, इसको ज़रूर करिए, ठीक है ना। और ठीक है, अच्छा बताना क्या है क्वेश्चन में, द वेरिएबल ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेस्ट प्रोडक्ट में, मतलब हम कैसे अपनी चीज़ों को यूज़ करें। अच्छा टोटल मशीन आर हमारे पास 8,15,000 है, एक ही फैक्टर है। प्रोडक्ट एक्स इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड सिंस इट इज़ नॉट अवेलेबल विद सब कॉन्ट्रैक्टर और मार्केट। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखना बेटा, पी क्यू आर कैन बी बॉट, यहाँ ध्यान देना, पी क्यू आर कैन बी बॉट यानी कि एस कैन नॉट बी बॉट, एस कैन नॉट बी बॉट। पी क्यू आर बाहर से खरीद सकते हैं, एस नहीं खरीद सकते, तो एस तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और एस बनाने में आपको टोटल कितने घंटे लगते हैं यहाँ देखिएगा, 1,78,200।
तो ये 1,78,200 तो एस बनाने में लगेंगे ही लगेंगे। आपके पास टोटल 8,15,000 घंटे हैं, उसमें से 178,200 और चले जाएंगे पी क्यू आर एस के लिए, बस उतने ही घंटे बचेंगे आपके। आप देखिए क्वेश्चन में हमने क्या किया, एस को तो मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा, एस में कोई वो नहीं कर सकते। अब जरा देखिएगा, हमें तो ये देखना है पी क्यू आर में से कौन सा बनाए कौन सा खरीदे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी क्यू आर कैन बी बॉट, एस के बारे में नहीं लिखा है एस कैन बी बॉट, सिर्फ पी क्यू आर के बारे में लिखा है पी क्यू आर कैन बी बॉट। तो अगर पी क्यू आर खरीदा जा सकता है, ठीक है ना, तो खरीदेंगे हम उसको, और एस को हमें बनाना ही है। तो हमें बाहर वाला प्राइस क्या दिया हुआ है, अगर हम पी क्यू आर खरीदे तो इतने में, हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दी है इतनी इतनी, सेविंग इन कॉस्ट इतना होगा, मतलब इतना पैसा हमारा बचेगा, और सेविंग इन कॉस्ट पर मशीन आर अगर हमें निकालना बेटा, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने मार्जिनल की कॉस्ट यूट्यूब पे डाली हुई है। अगर क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाने जाऊँगा तो मैं मेन पॉइंट नहीं बता पाऊँगा जो एमटीपी का पर्पज़ है। इस क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्टिंग की एक कंस्ट्रेंट यानी कि बॉटल नेक को लेकर क्वेश्चंस हैं कुछ मॉड्यूल के अंदर, रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएंगे। और मैंने ये क्लासेस 2 क्लास हैं बैक टू बैक मैंने डाली हुई है, किसी को लिंक चाहिए होगा तो वो मिल जाएगा, और जो मैं यहाँ पे बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने 3-4 घंटे की 2 क्लासेस सिर्फ इन्हीं तरह के क्वेश्चंस पर या मॉड्यूल के जो और क्वेश्चन उस पर डाली है। यहाँ पे मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि यहाँ पे टाइमिंग की कमी है मशीन आर की, और एस बाहर से खरीदेंगे नहीं, पी क्यू आर ही खरीद सकते हैं। तो हम पी क्यू आर के बारे में देख रहे हैं, हम बाहर से खरीदे तो कितने का मिलेगा, इतने का। मैं पी की बात कर रहा हूँ, क्यू आर सिमिलर है, उसको आप देख लेना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये है 15 रुपए 60 पैसे, ये रही यहाँ पर, यहाँ देखिए ये रही 15 रुपए 60 पैसे। खरीद कितने का सकते हैं वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 21 रुपए 36 पैसे है, कितने बनाने में कितने लगेंगे 15 रुपए 60 पैसे। तो अगर हम इसे बना लें तो हमारे 5 रुपए 5 रुपी 76 पैसा बचेगा, पी पर क्यू पर 5 रुपी 28 पैसा, आर पर 8 रुपी 40 पैसा। अब पी बनाने में टाइम कितना लगता है बेटा, 1.2, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 1.2 आवर्स, 1.2 आवर्स, 1.2 आवर्स का मतलब हो गया 1 घंटे में 60 मिनट, 0.2 आवर में 12 मिनट, यानी कि 72 मिनट लगते हैं पी बनाने में। तो ये सेविंग इन कॉस्ट है मेरी पी की, 5 रुपए 76 पैसे मेरे बच जाते हैं अगर मैं बाहर से खरीदूं नहीं, पी बनाऊं। और बनाने में 1 यूनिट को बनाने में इतने मिनट लगेंगे, इतने घंटे लगेंगे, 1.2 आवर पर यूनिट, और ये मेरी कॉस्ट है पर यूनिट। तो मुझे बताना है कि मेरी पर आवर सेविंग इन कॉस्ट क्या होगी। तो मेरी पर आवर सेविंग इन कॉस्ट 4 रुपए 80 पैसे, क्योंकि 4 रुपए 40 पैसे। मैंने क्या किया, सेविंग इन कॉस्ट पर मशीन आवर निकाल दी, जिस चीज की कमी है जो की फैक्टर है उसकी रेस्पेक्ट में निकाल दिया, और सबसे ज्यादा मेरी सेविंग पी पे हो रही है। तो जिस चीज पर मेरे बनाने पर सेविंग सबसे ज्यादा होगी उसे तो मुझे बनाना ही बनाना है, अगर मैं इसे बाहर से खरीद लूंगा तो मुझे नुकसान सबसे ज्यादा होगा, इसलिए हमें पी को बनाना है। नंबर 2 पर अगर समय बचेगा तो क्यू, नंबर 3 पर आर। तो देखते हैं अब हम क्या किया इन्होंने। देखिए एस को सबसे पहले ले लिया, एस के यूनिट कितने बनाने थे क्वेश्चन में दिए होंगे बेटा, एस के कितने यूनिट बनाने थे, एस के 99,000 यूनिट बनाने थे। तो एस के तो क्योंकि बनेंगे ही नहीं बाहर से, 99,000 इंटू इतना, इतना समय लग गया। उसके बाद पी का नंबर, उसके बाद समय बचा तो क्यू का नंबर, ठीक है। तो पी क्यू आर ये तो पूरे बन गए, 8,15,000 में से ये बचा बैलेंसिंग फिगर, ये आर बनाने में लगेगा, 2,69,600 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आ जाए। इसको समझने के लिए आप, मैंने जैसे बोला मेरी क्लासेस देख लेना, मैंने डिटेल में कराया हुआ है की फैक्टर की रेस्पेक्ट। तो इसका मतलब है हमारे पी मैन्युफैक्चर होगा, क्यू मैन्युफैक्चर होगा, आर मैन्युफैक्चर होगा, आर कुछ बाय भी होगा और एस पूरा ही मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, मगर आर बाय करने पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बाय करने पर पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। इसके बाद कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, और ये थ्योरी के क्वेश्चंस बेटा वो हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने एक पूरी क्लास
पूरी क्लास थ्योरी की डाल रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। थोड़ी पुरानी है मगर बहुत रेलिवेंट क्लास है। इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल, रिडक्शन, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट प्लस आरटीपी, पिछले जो मैंने एमटीपी डाले उनके अंदर क्वेश्चन है। तो इसमें जो दो क्वेश्चन है, एक तो प्रोसेस वाला जो आईटीआर वाला क्वेश्चन था वो, एक मटेरियल वाला क्वेश्चन, दो, एक शुरू में शटडाउन वाला क्वेश्चन, तीन, और एक ये जो अभी लास्ट किया आपने, जो कि मैं कह रहा हूँ आईसीआई मॉड्यूल का है। ये 4 क्वेश्चन जरूर करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। कोई बात समझ में ना आए तो मेरा फ़ोन नंबर है 9718210492। आप मुझे अपनी जो क्वेरी है उस पर भेज दें, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा जो एमटीपी से रिलेटेड होगी। बट बेटा आप लोग क्या करते हैं, पूरा एक एक पेज क्वेश्चन भेज देते हैं और कहते हैं कि जी ये क्वेरी है। उससे मेरे कुछ समझ में नहीं आएगा, ना मेरे पास इतना समय है। आप मुझे एग्जैक्टली क्वेरी बताएं, रात को 10 से 12 के बीच में कॉल कर लें। अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो आप ये मत समझे मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कहीं बिजी रहूं, बट आप मैसेज छोड़ दें, ऑडियो मैसेज, के मुझको ये क्वेरी समझ में नहीं आ रही, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कहीं कोई मिस्टेक रह गई हो, कोई एरर हो तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है ना, मैं उसको मैसेज में ठीक करवा दूंगा। बाकी मैंने कोशिश की आपको टू द पॉइंट में एकदम एग्जैक्ट बात बताऊं। कुछ जगह पर मुझे लगा कि आईसीआई के आंसर में गलती है तो मैंने उसको पॉइंट किया। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से मेहनत करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट किसी सेशन में किसी और सब्जेक्ट के साथ या कॉस्टिंग के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।